हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, बट जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी नेक्स्ट टाइम हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेम दिया गया है, सॉर्ट द गिवन अरे आफ्टर अप्लाइंग द गिवन इक्वेशन। ओके, सो प्रॉब्लम डिफिकल्टी मीडियम लेवल है, पर अगर आप इसे क्लियरली ऑब्जर्व करते हो तो ये एक्चुअली में मीडियम नहीं है, ये ईजी है। ठीक है, सो सोचते और समझते हैं कि प्रॉब्लम में करना क्या है। तो हमें एक सॉर्टेड इंटीजर एरे दिया है, ओके, और हमें कुछ ए बी और सी तीन इंटीजर दिए है, और हमें एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा जो अरे है उसको इस इक्वेशन के अंदर ट्रांसफर करना है, और एक्स जो है वो हमारे अरे की वैल्यू से, और आफ्टर इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, उस अरे को सॉर्ट करके रिटर्न करना है। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप रीड भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या कहा है, आपके पास एक अरे है और उसमें एलिमेंट है, जैसे हर में एलिमेंट्स ही होते हैं A2 A1 A2 A3 और an तक एलिमेंट है, an-1 तक। तो आपको क्या करना है, इस a ऑफ i को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, a इंटू ए ऑफ आई स्क्वेयर प्लस बी ऑफ ए ऑफ आई बी इंटू ए ऑफ आई प्लस सी। आपको क्या करना है, हर आई के लिए इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है और आपको बस सॉर्ट करके रिटर्न करना है। तो ये अप्रोच फर्स्ट है और आप इसे सॉल्व कर दोगे आराम से आपके हिसाब से। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी ऑफ एन टाइम लेगा और सॉर्ट करेंगे तो बी ऑफ एन लॉग एन लेगा। बट ये प्रॉब्लम मीडियम डिफिकल्टी का मार्क किया गया है, तो कुछ तो होगा ना इस प्रॉब्लम के अंदर, इसके लिए इसे मीडियम डिफिकल्टी में मार्क किया। तो हम डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच के ऊपर जंप करते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमें अप्रोच 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो आपको जो इक्वेशन दिया गया है, जिसका एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको पैराबोला तो पता होगा कि एक कर्व होता है जिसका जो डिस्टेंस होता है, सपोज दिस इज एन कर्व। ठीक है, इग्नोर द ड्राइंग। तो ये कर्व होता है, वहां पर समझो एक एक्स पॉइंट होता है और यहाँ पर एक लाइन होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस एक्स का डिस्टेंस निकालते हो यहाँ से यहाँ तक, और सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स, नहीं तो मैं बोलता हूँ ये पॉइंट है और ये एफ है, और यहाँ पर एक डी है, ये लाइन है डी। तो आप क्या करते हो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हो, उसका समझो डिस्टेंस आया D1 और इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हो, इसका डिस्टेंस आया D1। तो आपका D1 इज इक्वल टू D2 होता है पैराबोला में, पैराबोला कर्व में। ठीक है, तो ये होता है आपका पैराबोला। तो मैं क्या बोलता हूँ, और आपके पास ये एक्स पॉइंट होते हैं ना, ये जो एक्स होते हैं जो आपके प्लेन के पॉइंट होते हैं, तो आपको एक प्लेन दिया होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं, और इसका जो डिस्टेंस, आप पैराबोला के बारे में रीड कर दो, वो आप समझ जाओगे इसको। तो अगर आप कोई भी एक्स को, मतलब आप कोई भी वाई अगर निकालते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, इट ऑलवेज गिव यू द पैराबोला पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो मैंने बता दिया हो कि आपके पास एक फोकस पॉइंट होता है और आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, फिक्स लाइन होती है डी, आप दोनों का डिस्टेंस निकालते हो वाई से, और वो दोनों सेम आते हैं। अगर आप थोड़ा रीड कर दोगे इसके बारे में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम इसी को ऑब्जर्व करके हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आपका जो पैराबोला का जो कर्व होगा वो एक तो दो होगा, एक तो ऐसा आएगा, ठीक है, या तो ऐसा आएगा। नाउ यही दो आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो यही होता है अगर आपका इक्वेशन पैराबोला का है, अगर आप उस इक्वेशन से निकालते हो अंटिल आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको यही दो पॉइंट आने, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा इसे और ऑब्जर्व करते हैं। जब मैं इसे इन फॉर्म ऑफ ग्राफ लिखने जाऊंगा और मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, सपोज दिस इज द पॉइंट, ये कब आएगा, ये जब इक्वेशन आएगा, ये जब पॉइंट्स आते हैं तब आपका a इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, आपको ऐसा ग्राफ कब मिलेगा, जब आपका a इज लेस देन 0 है। अब ये a क्या है, ये आपका इक्वेशन में का है यहाँ। ठीक है, ये a क्या है, जो आप a एक्स स्क्वायर कर रहे हो ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो a है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही आपका ग्राफ पूरा चेंज होता है। और सेकंड ग्राफ क्या होगा, आपका सेकंड ग्राफ होगा कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके भी कुछ पॉइंट्स हो गए। और ये कब आएगा, ऐसा ग्राफ कब आएगा, जब आपका a इज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका a इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका ग्राफ एक तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ये होगा, चेंज होगा आपके b के वैल्यू के ऊपर। तो हम इसे जरा नजरअंदाज करते हैं और हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जब मैं कहता हूं मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप में, अगर मेरा a 0 है तो मेरे पास दो पॉइंट होते हैं,
हर एक अरे हमें पता है 2 पॉइंट कौन थे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है ऑफ अरे। अब मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा अरे है वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिला हुआ है, और तो मैं बोलता हूँ जो अरे है इसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, और ये जो एक्स है ये x1 x2 x3 एंड xn ये मेरे क्या है, ये मेरे ग्राफ के पॉइंट है, ऐसा कंसिडर करता हूँ। और मुझे इस x को मुझे y में कन्वर्ट करना है। y में कैसे कन्वर्ट करूंगा इस x को, यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मुझे दिया गया है। ओके, तो इसमें मैं हर y निकालूंगा, y1 y2 y3 इस x के थ्रू। अब मैं इस इक्वेशन से इस y को निकाल रहा हूं, तो ये इक्वेशन ऑलवेज, ये जो y पॉइंट हो गया ऑलवेज पैराबोला फॉर्म में होगा, क्योंकि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर आप कोई भी x को y में ट्रांसफर करते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, आपका वो पॉइंट पैराबोला पॉइंट होगा। अब मैंने बता दिया वो पैराबोला पॉइंट का है कि इसका दोनों का डिस्टेंस एक होता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप उसे थोड़ा रीड कर लो अपने एंड से। तो अब मैं को ये बात पता है, तो अब जब मेरा y होगा वो इन दो ही फॉर्म में होगा, ये तो मैंने बता दिया आपको, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कहीं और से भी प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो इन्हीं दो फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जो आपके जो आंसर में आउटपुट में आएगा ना y आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग, जो न्यू अरे आएगा ना, उनकी जो वैल्यूज होगी वो इन्हीं फॉर्म में होगी, दो फॉर्म में, एक तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए। ये भी मैं बता देता हूँ, अगर a 0 है तो यही फॉर्म में आना, a इज ग्रेटर देन 0 है तो यही फॉर्म में आता है, और a लेस देन 0 है तो यही फॉर्म में आता है। जब मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, ये दो छोटी वैल्यू और यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, और इन दोनों में से कोई तो मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से कोई एक मेरी सबसे मैक्सिमम होगी, इन दोनों में से कोई एक मिनिमम होगी। तो जब मैं इस ग्राफ पर देखता हूँ तो दिस इज मिनिमम, एंड यहाँ पर देखता हूँ तो दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मेरी कंप्लीटली मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मुझे चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अरे चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब मैं जरा इसको थोड़ा स्टाइल में बनाता हूँ, ठीक है। तो समझो मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ है और मुझे चाहिए वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अब मेरे पास 2 पॉइंट भी है, स्टार्ट और एंड, और मैं जानता हूँ कि मेरा फॉर्म ऑलवेज ऐसी होगा अगर a 0 होगा तो मैं स्टार्ट और एंड को कंपेयर करता हूँ। अगर स्टार्ट और एंड को कंपेयर करूंगा और मुझे एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर ग्राफ इस फॉर्म में होगा, अगर स्टार्ट और एंड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो आइदर a ऑफ s होगी या a ऑफ e होगी। ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं कहाँ ऐड करूंगा। अगर मुझे अरे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए इन फॉर्म ऑफ सॉर्टेड, तो अगर जो मिनिमम है मैं उसे कहाँ ऐड करूंगा, मैं स्टार्टिंग में ऐड करूंगा। तो जो भी इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना होगा, ठीक है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होगी, ठीक है, और ऐसे ही मैं अपडेट करते जाऊंगा। तो अगर ये मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। ओके, अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर दोनों में से अगर ई मेरा छोटा है तो मैं क्या कर दूंगा, ई को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो मैं अरे को मिनिमम वैल्यू के हिसाब से यहाँ से फिल करते हुए जाऊंगा, ठीक है। इस बात पे आप एग्री हो, हाँ, होना ही चाहिए, नाइस। अब अगर ग्राफ मेरा ये फॉर्म में आ गया, सपोज मेरा ग्राफ अगर ये फॉर्म में आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पर मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मुझे पता नहीं दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ठीक है, अब मुझे पता नहीं दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, बट मुझे अरे क्या चाहिए, मुझे अरे चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर। तो अगर मेरा a ऑफ s और a ऑफ e, अगर ये दोनों में से अगर ये छोटा है, कोई भी एक बड़ा है, a ऑफ s इज ग्रेटर देन a ऑफ e, अगर ऐसा तो मैं यहाँ से भरूँ, यहाँ से भर के मुझे कोई फायदा ही नहीं है ना। मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं लास्ट से भरना स्टार्ट करूंगा। अभी जो भी मैक्सिमम है मैं को क्या करता हूँ, e ऑफ e मैक्सिमम, तो मैं e ऑफ e को मैक्सिमम करके यहाँ पर भेज दूंगा इसको, तो यहाँ पर मेरा a ऑफ e नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। अब दोनों को भी कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अब दोनों को भी कंपेयर कर, दोनों में से वापस मुझे a ऑफ e बढ़ा दी, तो मैं a ऑफ e को यहाँ पर भर दूंगा और मैं क्या करूंगा, a ऑफ e को वापस से थोड़ा नीचे ले लूंगा, ठीक है। तो मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, e माइनस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जो भी बंदा बढ़ रहा है यहाँ पर तो मैं s प्लस प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर e बढ़ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, e माइनस माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू सॉर्टेड है, मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ, अरे सॉर्टेड है। तो अब यहाँ पर मुझे a ऑफ s मैक्सिमम दिख रहा है, क्योंकि देखो, तो मैं क्या करता हूँ, a ऑफ s को डालता हूँ और s को क्या करता हूँ, प्लस प्लस करता हूँ, तो s प्लस प्लस होगा, ओके। और ऐसे करते करते मैं अरे भरता हूँ। तो इस दो इक्वेशन से मैंने समझ लिया हूँ कि मुझे अरे कैसे फिल करना है। अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल टेस्ट केस से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो एग्जाम्पल दिया है, मैं दोनों एग्जाम्पल ट्राई रन करूंगा, आप एक बार समझ जाओगे ना आराम से एग्जाम्पल्स को, तो आपको जरूरत भी नहीं होगी, कोड आप खुद से कर लोगे। तो मुझे ए क्या दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं
इसलिए थोड़ा खींच लेता हूँ अरे को। तो लेट्स सी, मुझे ए क्या दिया है, ए बी और सी। ए दिया है माइनस, सॉरी ए दिया है 1, सी दिया है 5 एंड बी दिया है 3। करेक्ट हूँ मैं यहाँ तक तो? हाँ। और -4 -2 0 2 4, -4 -2 0 2 एंड 4, ये दी है वैल्यूज। चलो अभी से जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूजिंग दैट इक्वेशन लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट द अरे इनटू वाई। वाई अरे, अब ये मेरा एक्स अरे समझ के चलता हूँ, मैं इसको वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं हर एक इक्वेशन को इन डेप्थ लिखते नहीं बैठूंगा। तो मैं जस्ट ट्राई टू सॉल्व, अंडरस्टैंड करो, आप अपने हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ डायरेक्ट। तो लेट्स सी 1, तो हर एक टाइम पे ए 1 ही होगा, तो 1 होगा तो मुझे इसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं। 4 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 4 इंटू 3। सो डायरेक्ट मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से करता हूँ। तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 12 -12 because this is minus, so -12 plus 5, so answer is 9. Okay, let's see with this example. Let's see with this example. 3 2 to 4 4, let's see 3 2 to 4 4 minus 6, 4 minus 6 plus 5, this is what is this? Answer is a 3. Let's see with the 0 0 है ना, यहाँ पर मेरे को बस 3 और यहाँ पर ए और बी कैंसिल हो जाएगा, और 0 से बस मेरे को 5 आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा 5। अब यहाँ पर होगा 4 प्लस 6 प्लस 5, आंसर इज 15। और नेक्स्ट टाइम इज 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 4 13 प्लस 5, 18 18 एंड 16 5 5 18, ओके 18 नहीं आएगा, सॉरी 4 3 12 होगा, सॉरी। तो 70 17 एंड 16 33। ओके, सो आपका ये आंसर आ रहा है फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। आप इसे कैलकुलेट कर दो मैन्युअली, आप इससे ऐसे कर सकते हो। मैंने ऐसे करा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे किया मैंने, बस जरा फास्ट कैलकुलेशन किया क्योंकि वेस्ट मतलब ज़्यादा टाइम जाएगा ना अगर कैलकुलेट करते बैठो। तो मैं अगर इसे निकालता हूँ, सपोज मेरे पास ये ग्राफ है ऐसा वाला, ठीक है। अब ये ग्राफ को इग्नोर कर दो, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 9 मेरा यहाँ पर आएगा, देन उसके बाद मेरा 3 यहाँ पर आएगा, तो 3 यहाँ पर आ गया, देन 5 मेरा यहाँ पर आ गया, देन 15 मेरा इससे आगे आएगा थोड़ा ऊंचा, 9 से ज़रा ऊंचा। 9 को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, 15 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और मेरा 33 यहाँ पर आएगा, है ना। कुछ ऐसा ग्राफ बन गया मेरा। करो कंपेयर। अब ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ए इज ग्रेटर देन 0 वाला। तो मैं क्या करूंगा, अरे को पीछे से भरना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या है 9 है, यहाँ पर है 33, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है मेरा 5 एंड यहाँ पर है मेरा 3। ओके, तो मैं कंपेयर करता हूँ 33 बड़ा है 9 से, हाँ है, तो मैं 33 को एंड में कर दूंगा। और मेरा, तो मैं एक इंडेक्स भी ले लेता हूँ आई इज इक्वल टू, जो को अगर ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो n-1 से स्टार्ट करूंगा, अगर ए इज लेस देन 0 होगा तो आई को 0 से स्टार्ट करूंगा। दोनों भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई को थोड़ा बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, आई इजर होगा। तो अब दोनों में से कंपेयर क्या है, तो मेरा जो ई यहाँ पर था ना, उसको ई को यहाँ ले लिया, एस मेरा यहीं पर है। अब दोनों में से बड़ा क्या है 15 है, तो मैं वापस ई को छोटा करता हूँ। अब दोनों में से बड़ा क्या है 9 है, तो मैं एस को आगे बढ़ाता हूँ। अब दोनों में से बड़ा क्या है 5 है, तो ई को वापस लेता हूँ, और दोनों एक जगह पे हैं, तो मैंने 3 को ले लिया। तो ये मेरा सॉर्टेड अरे आ गया, है ना। अब इसे जरा अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल दिस विल बी द आंसर। देखते जरा 9 3 5 9 15 एंड 13। ओके, 3 5 9 15 एंड 33। ओके, सो 13 नहीं है 33 है, वो फास्ट बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। नाउ व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल डिस्कस। सेकंड में ए कुछ तो माइनस वैल्यू थी ना, -1 0 0 -1 b is equal to 0 and c is equal to 0। एज आई एम सेइंग, मैं इसको सेकंड टाइम ड्राई रन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये वैल्यूज याद हो गई, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो वैल्यूज कौन सी है, -3 क्या थी, -3 बार बार ऊपर जाना, -3 -1 2 -3 -1 2 एंड 4, ये वैल्यूज। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस।
तो जैसे -1 है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट करता हूँ। 3 × 3 9, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस क्या था, बी क्या था मेरा, 0 है। तो ये 0 है तो इसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसमें कैलकुलेट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -9। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, -1। इसका आंसर क्या आएगा, -4 नहीं, 2 × 2 इज 4, -4। और इसका आएगा 4 × 4 इज 60, -60। ओके, बिकॉज मैं मल्टीप्लाई माइनस से कर रहा हूं, इसके लिए माइनस होगा। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखने जाता हूं तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना मेरा। आपको पता है यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती है ना। 4 क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है और इसके नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो ये है, यहाँ पर मेरा समझो ऐसे जाएगा ना, 0 -1 -2। तो देखो, तो सबसे पहले आएगा मेरा -1। तो कैसा आएगा, यहाँ पर -1 यहाँ पर लेता हूँ, दिस इज x1 x2 x3 और x4। ठीक है, इग्नोर द हैंडराइटिंग। तो फर्स्ट -9 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे लेता हूँ, -9 को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब -1 आ गया, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या था, -4 था, तो -4 को जरा यहाँ पर लिखता हूँ, और था -16, तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ। तो मेरा ग्राफ किस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आया। जो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी इस लाइन को भी इग्नोर कर दो, जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है और ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो अगर ये आया तो a इज लेस देन 0 था ना, तो इसको लिखो जरा। ये था -9, ये था -1, ये था -4 और ये था -16। ओके, अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। अब दोनों को जब कंपेयर करता हूँ, छोटा क्या है, -9 और -16, -16 स्मॉल, तो मैं -16 को यहाँ लिखता हूँ और ई को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो ई यहाँ पर बढ़ेगा। -9 और -4 में छोटा क्या है, -9 है ना। तो मैं अब एस को आगे बढ़ाता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ई माइनस माइनस कर रहा हूँ और ये एस प्लस प्लस कर रहा हूँ। अब मेरा एस यहाँ पर आ गया, -1 -4 में छोटा गया -4। अब ई को मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ और लास्ट में मेरे -1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी, जब एस इज इक्वल टू ए होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मैंने अरे स्टार्ट फिल कैसे करना करा, 0 से फिल करना करा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज है ना वो छोटी है, तो मैं इसलिए यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आपको मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड हो गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम में जब ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया। स्टिल मैंने एक बार एग्जाम्पल डिस्कस एक्सप्लेन करने का सोच लिया। ठीक है, तो चलो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट आउट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज हो गए, इंटीजर a इज इक्वल टू 0, इंटीजर e इज इक्वल टू अरे डॉट साइज -1। सो मैं डायरेक्ट n लेता हूँ हर टाइम, कौन इतना बड़ा नाम लिखा है, सो n-1। ओके, इंटीजर i इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ, इनिशियली मैं इसको 0 से दिखाता हूँ। इफ a इज लेस देन 0, i को 0 से स्टार्ट करूँगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो i को क्या करो, n-1 से स्टार्ट करो, वाइल s इज लेस देन इक्वल टू e। ओके, अब मेरे को अरे भी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अरे है ना, तो मैं इसको आंसर से ले लेता हूँ जिसकी साइज n होगी। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन निकालता हूँ, इंटीजर as मतलब स्टार्टिंग वाला, तो मैं क्या करता हूँ, as के लिए मैं बोलता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय अरे ऑफ यस s इंटू अरे ऑफ s प्लस b मल्टीप्लाई बाय अरे ऑफ s प्लस c। अब a ऑफ e के लिए भी निकालता हूँ, मतलब a e a ऐसा, तो वो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स और एंडिंग वाला इंडेक्स, और इसमें क्या होगा, e होगा आपका। अब दोनों में भी यही आएगा, है ना। अब दो कंडीशन है, अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो मुझे क्या करना है, लास्ट से फिल करना स्टार्ट करना है ना, मतलब ये वाली कंडीशन थी, और ये तो मुझे क्या करना है, लास्ट से फिल करना स्टार्ट करना है। तो मैं देखता हूँ कि ए एस बड़ा है ए ई से, मतलब जो स्टार्टिंग वाली इंडेक्स बड़ी है, मतलब ये वाली कंडीशन, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन, मतलब स्टार्टिंग वाली इंडेक्स बड़ी है, तो मैं इस टाइम पे एस प्लस प्लस करूंगा, है ना। तो मैं तो आंसर ऑफ आई में तो डाल देता हूँ वैल्यू ए ऑफ एस की, और मैं क्या करता हूँ, एस प्लस प्लस करता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आंसर ऑफ आई में किसकी वैल्यू डालूंगा, जो बड़ी है वो। तो इस टाइम बड़ी कौन सी, ए ऑफ ई बड़ी है, और ये टाइम पे क्या करूँगा, ई माइनस माइनस करूंगा। अब मैं इंडेक्स को लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आई माइनस माइनस करूंगा। बट अगर इसके अपोजिट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अगर ए ऑफ एस इज लेस देन ए ऑफ ई, इस टाइम लेस देन वाली कंडीशन क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि अरे ऐसा है ना इस फॉर्म में, अगर ऐसा है तो मैं स्टार्ट से फिल कर रहा हूँ, तो मैं ए ऑफ एस को डालूंगा ना पहले। तो आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ एस
एल्स आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ ई माइनस माइनस और एस प्लस प्लस करना बनता है हर एक केस में। अब मैं स्टार्ट से जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम इंडेक्स को इंक्रीज कर दूंगा और अब रिटर्न करता हूँ मैं अपने आंसर को, आंसर फिल हो जाएगा और लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट। थोड़ा फास्ट, मुझे पता है थोड़ा फास्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। देखो टेस्ट केस पास हो गए, यहाँ पर मैं फेल हो गया था लास्ट टाइम पर, मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखी थी, मैं अभी सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो इसकी उसे सबमिट करते हो, डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, तो हम एस और ई से जा रहे हैं तो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बी ऑफ एन, और हम आंसर के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बी ऑफ एन। ठीक है, तो ये था आज के प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट अप्रोच आपको पता है आसान सी है, सेकंड अप्रोच भी आसान सी है, बस कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करें, और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। गुड बाय फॉर टुडे।